वाह रे सुपर पावर अमेरिका। दुनिया भर की चौधराहट छाटने वाले डोनाल्ड ट्रंप का गुब्बारा आखिर हवा में ही फुस हो गया है। जो अमेरिका कल तक इंडो पैसिफिक का रखवाला बनकर सीना फुलाए घूमता था, आज वही ईरान के खौफ से दुम दबाकर पश्चिमी प्रशांत महासागर से रफूचक्कर हो गया है। अपना आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन उठाकर अमेरिका ने मैदान खाली क्या किया। ड्रैगन यानी चीन की तो जैसे बिना मांगे मुराद पूरी हो गई। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने वाली तर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप साहब चले थे दुनिया भर में आग बुझाने, लेकिन नतीजा ये निकला कि अपने सबसे चहेते प्यादों जापान, ताइवान और फिलीपींस को सीधे चीन के जबड़े में धकेलकर खुद भाग खड़े हुए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इश्का। अमेरिकी विदेश नीति की तो मानो बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया हो, लेकिन ये क्या सुपर पावर साहब का तो संतुलन ही बिगड़ गया है। अमेरिका ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र से अपना आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन भी चुपचाप सरका लिया है। दुनिया के चौधरी साहब का ये वही क्षेत्र है जहां वो अपनी धौंस जमाया करते थे, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसर गया है। असल में बात यह है कि ईरान के साथ जारी जंग ने अमेरिकी नौसेना की सिट्टी पिट्टी गुम कर रखी है। मिडिल ईस्ट में आग बुझाते बुझाते अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं और वहां अपने सबसे बड़े युद्धपोतों को तैनात रखने का भारी दबाव बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप चले थे गांव बसाने और अपने ही घर में आग लगा बैठे वाला हिसाब हो गया। अब इस एक कदम ने ड्रैगन यानी चीन की तो जैसे लॉटरी ही लगा दी है। जिस पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए छटपटा रहा था, वो इलाका अब अमेरिकी युद्धपोतों से बिल्कुल खाली हो चुका है। चीन के लिए ये थाली में परोसकर मिला वो मौका है जिसका इंतजार वो सालों से कर रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका के अपने ही पिछलग्गू दोस्तों यानी कि जापान और ताइवान का कलेजा हलक में आ गया है। उनकी सुरक्षा की चिंताएं अब आसमान छू रही है। आखिरकार जाको राखे साइयां वाली बात तो ताइवान पर लागू नहीं होती, उसे तो सीधे सीधे ड्रैगन के जबड़े में धकेल दिया गया है। अब अमेरिका के इस महानाविक अभियान की जमीनी हकीकत यह है कि यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अब प्रशांत क्षेत्र को अलविदा कहकर पश्चिम एशिया की तरफ रफूचक्कर हो रहा है। ये जहाज वहां जाकर यूएसएस अब्राहम लिंकन का ठेका संभालेगा, जो ईरान के खिलाफ पसीना बहाते बहाते खुद अधमरा हो चुका। अब जरा यूएसएस अब्राहम लिंकन की हालत भी सुन लीजिए जनाब। इस बेचारे युद्धपोत ने समुद्र के खारे पानी में लगातार 8 महीने यानी 250 से ज्यादा दिन बिता दिए हैं। पानी में रहते रहते नाविकों का दिमाग अब दही बन चुका है और जहाज की हालत दाल भात भी मूसलचंद जैसी हो गई है। इस तगड़ी अदला बदली का सीधा नतीजा यह निकला है कि फिलहाल पूरा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के बिना एकदम अनाथ हो गया है। अमेरिका जो कल तक ताइवान और जापान की पीठ ठोक कर कहता था कि हाँ है ना हम, आज वही मैदान छोड़कर खिसक लिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन का बोरिया बिस्तर समेटने का फैसला अचानक नहीं लिया। लिंकन पर तैनात लगभग 5000 अमेरिकी नाविकों का मानसिक संतुलन बिगड़ने की नौबत आ गई थी। नाविकों का तनाव इतना बढ़ गया था कि अब वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जहाज पर बदहाली की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। तो पैसिफिक में एयरक्राफ्ट कैरियर का होना सिर्फ लोहे का टुकड़ा तैरना नहीं होता, बल्कि अमेरिका का वो खोखला दबदबा होता है जिसके दम पर वो अपने चेले चपाटों को सुरक्षा की अफीम चटाता है। लेकिन अब जब हाथी ही गायब हो गया है तो बाकी चेलों का दिल बैठना लाजमी है। चीन की लाल सेना तो काफी समय से पश्चिमी प्रशांत में अमेरिकी दादागिरी को अपनी मूंछ का सवाल बनाए बैठी थी। ताइवान पर कब्जा जमाने की उसकी हसरत के बीच यही अमेरिकी बेड़ा सबसे बड़ा रोड़ा था। अब जब रोड़ा ही हट गया तो चीन की पूरी सांसें जो है वो अब थम गई। ये यूं कह लीजिए कि चीन के शक्ल पर, चीन के फेस पर मुस्कान आ गई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वॉशिंगटन वाले दिन रात ढोल पीटते नहीं थकते थे कि इंडो पैसिफिक की हमारी पहली पसंद है, लेकिन ईरान के साथ पंगा लेकर अमेरिका ने साबित कर दिया कि उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका का ध्यान अब पूरी तरीके से भटक चुका है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अब लीपापोती करने में लगे हुए हैं कि अरे भाई, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाद पैसिफिक ही तो हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन दुनिया बेवकूफ नहीं है, सबको दिख रहा है कि वॉशिंगटन कैसे मिडिल ईस्ट के दलदल में धंसता जा रहा है, जहां से कभी निकलने की कस्में खाता था।
रक्षा विशेषज्ञ ब्रायन क्लार्क ने अमेरिका की इस थू-थू पर चुटकी लेते हुए साफ कह दिया कि प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी कैरियर की गैर मौजूदगी चीन को खुले मैदान में शेर बनने का मौका दे रही है। बीजिंग अब सीना ठोक कर घूम रहा है। बीजिंग अब इस सुनहरे मौके का इस्तेमाल जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे छोटे छोटे पड़ोसियों को ये समझाने में करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ हवाबाज है, असली बाहुबली तो अब ड्रैगन ही है। अमेरिका अपने ही दोस्तों को बीच मझधार में छोड़कर ऐसा भागा कि अब समझ नहीं आ रहा भैया करे तो करे क्या। अब विशेषज्ञ साहब ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आज कैरियर हटा और कल चीन ने ताइवान पर चढ़ाई कर दी, लेकिन हाँ, बीजिंग को अपनी जहरीली जबान और नुकीले पंजे दिखाने का पूरा लाइसेंस जरूर मिल गया है। ये सब तमाशा तब हो रहा है जब पश्चिमी प्रशांत के विवादित इलाके में चीन पहले से ही अपनी आक्रामकता के झंडे गाड़ रहा था। ऐसे माहौल में अमेरिका का मैदान छोड़ना कोड़ में खाज काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ईरान से लिया गया पंगा अब अमेरिकी नौसेना की गले की फांस बन चुका है। वॉशिंगटन अपनी पूरी ताकत मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में झोंक रहा है और पैसिफिक को लावारिस छोड़ दिया गया है। अब जब पोल खुल ही गई है तो अमेरिका मलहम लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सहयोगियों का रोना धोना बंद कराने के लिए अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड के चीफ एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली खुद भागकर फिलीपींस पहुंचे हैं कि भैया भरोसा रखो, हम भागे नहीं हैं। फिलीपींस में ढिंडोरा पीटने के बाद अब ये एडमिरल साहब जापान का दौरा करने वाले हैं, लेकिन खोई हुई साख को कागजी आश्वासनों से वापस पाना अब लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल काम हो गया है। रक्षा विश्लेषक क्लर्क का मानना है कि ईरान युद्ध के चक्कर में अमेरिकी जहाजों का मेंटेनेंस पूरी तरीके से ठप हो गया है। जो कैरियर लंबे समय बाद लौटेंगे उन्हें वापस चालू करने में ही नानी याद आ जाएगी। अब अगर अमेरिकी नौसेना अपने एक और पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को भी मिडिल ईस्ट की आग में झोंक देती है, तभी शायद जॉर्ज वॉशिंगटन को वापस प्रशांत में आने की फुर्सत मिले, वरना तब तक तो डोनाल्ड ट्रंप ही माने। तो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कमान ही टूट गई है। यूएसएस गेरार्ड आर फोर्ड को 11 महीने तक समुद्र में घसीटा गया, जो वियतनाम युद्ध के बाद की सबसे लंबी तैनाती थी। इस पोर्ट पोत से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए और वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को घेरने का ड्रामा रचा गया। नतीजा क्या हुआ? जहाज में आग लग गई और उसे भागकर मरम्मत के लिए वापस आना पड़ा। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। लगातार गश्त लगाने की वजह से अमेरिकी सैनिकों की मानसिक और शारीरिक हालत खस्ता हो चुकी है। अमेरिका के पास कहने को तो 11 विमान वाहक पोत है, लेकिन काम के सिर्फ 2-3 ही बचे हैं, बाकी सब तो वर्कशॉप की शोभा बढ़ाते हैं। वहीं यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट सैन डियागो से रवाना होने की ताक में तो है, लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका के पास इन दैत्य जैसे जहाजों की मरम्मत के लिए सिर्फ 2 ही शिपयार्ड बचे हैं, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अब रही सही कसर आधुनिक युद्ध तकनीक ने पूरी कर दी है। आज के जमाने में इन भारी भरकम और खरबों डॉलर के कैरियर्स को ड्रोन और मिसाइलों से एक झटके में तबाह किया जा सकता है। यह अमेरिका का वो गुब्बारा है जिसमें कोई भी आसानी से पिन चुभ हो सकता है और सब कुछ खल्लास हो जाएगा। तो खुद अमेरिका की नौसेना संचालन प्रमुख एडमिरल का रोना जो है वो सामने आ रहा है। रोना रो रहे हैं कि बड़े कैरियर्स पर ज्यादा एड्स दिखाना बंद करो और छोटे जहाजों और पनडुब्बियों पर ध्यान दो, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं चीन इस स्थिति का भरपूर फायदा उठा रहा है। उसने इस हफ्ते इंडोनेशिया के साथ अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन किया और जापान और फिलीपींस के समुद्री इलाकों में खुलेआम गुंडागर्दी। हाल ही में चीन ने स्कारबोरो शॉल के पास लाइव फायर सैन्य अभ्यास करके फिलीपींस की बोलती बंद कर दी और एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को जापान के दक्षिणी द्वीप ओकी नोटोरी के पास भेजकर साफ संदेश दिया कि अब इस इलाके का नया दादा मैं हूं, यानी चीन। कुल मिलाकर बात यही है कि अमेरिका की विश्व गुरु बनने की सनक और ईरान के साथ फालतू की दुश्मनी ने उसके अपने ही सहयोगियों को गच्चा दे दिया है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी शेर की गैर मौजूदगी ने चीन के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है और दुनिया बैठकर अमेरिका की इस नाकामी का तमाशा देख रही है। अमेरिकी विदेश नीति की तो मानो बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया हो, लेकिन ये क्या सुपर पावर का वही संतुलन बिगड़ गया है। अमेरिका ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र से भी अपना आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो वापस बुला लिया गया। यानी अब देखा जाए
तो पूरा कैरियर जो है वो वापस आ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, भाई बड़ा सवाल है, सवाल ये उठता है कि आखिर कैरियर को बुलाने की वजह क्या थी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह ये कैरियर लेने वाला था, लेकिन ऐसा क्या हुआ यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कि इस कैरियर को जो है प्रशांत महासागर से उठाकर पश्चिम भेजना पड़ा। तो ये बड़ा सवाल है। अब इस एक कदम ने चीन को तो जैसे अब खुले दरवाजे कर दिए हो। चीन तो जैसे इतना खुश है कि पता नहीं क्या से क्या हो जाए। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ चीन जो है वो खुश हो रहा है। अमेरिका की इस महानाविक अभियान की जमीनी हकीकत यह है कि यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अब प्रशांत क्षेत्र को अलविदा कहकर पश्चिम एशिया की तरफ चल पड़ा है। ये जहाज वहां जाकर अब्राहम लिंकन की जगह लेगा, जो ईरान के खिलाफ पसीना बहाते बहाते खुद जो है वो अधमरा हो गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात आपको फिर से बता देते हैं। इस युद्धपोत में जो 5000 सैनिक है वो लगातार 250 दिनों से भी ज्यादा समय से इस युद्धपोत पर तैनात है। इस युद्धपोत पर खाने पीने की चीजों का अकाल पड़ गया है। साफ पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, जिसकी वजह से जो नाविक है वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और जिस वजह से वो समुद्र में जो है वो छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जा रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेने, इस अदला बदली का सीधा नतीजा यह है कि फिलहाल पूरा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के बिना एकदम अनाथ हो गया है। अमेरिका जो कल तक ताइवान और जापान की पीठ ठोककर कहता था कि हम है ना, आज वही मैदान छोड़कर खिसक लिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन का पूरा बोरिया बिस्तर जो है वो समेटने का फैसला वो अचानक नहीं लिया है। इसके पीछे काफी दिनों की मशक्कत है और उन 5000 सैनिकों की रोती बिलखती आवाजें हैं, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं चीन की लाल सेना तो काफी समय से पश्चिमी प्रशांत में अमेरिकी दादागिरी को अपनी मूंछ का सवाल बनाए बैठी थी। ताइवान पर कब्जा जमाने की उसकी हसरत के बीच यही अमेरिकी बेड़ा सबसे बड़ा रोड़ा था। जब रोड़ा ही हट गया तो चीन की जो बाहें हैं वो खुल गई। तो वॉशिंगटन वाले दिन रात ढोल पीट पीट कर थक नहीं गए थे। इंडो पैसिफिक ही हमारी पहली पसंद है, लेकिन ईरान के साथ पंगा लेकर अमेरिका ने साबित कर दिया कि उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो दुनिया भर की महाशक्ति बनने की फितरत रखने वाले अमेरिका और उसके पश्चिमी साथियों को लगता है कि जंग के मैदान से लेकर बाजार तक सब कुछ उन्हीं के इशारे पर नाचेगा। लेकिन जब बात जमीनी जंग और आसमान में अपनी धौंस जमाने की आती है तो यही देश रक्षा सौदे के नाम पर दुनिया की जेब खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हथियार बेचने के बिजनेस में अमेरिका का पुराना नियम रहा है, अपनी शर्त मानो वरना पाबंदी झेलने को तैयार रहो। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि जंग के सबसे बड़े हथियार यानी युद्धक टैंकों से लेकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स तक इन पश्चिमी ताकतों का गुरूर जो है वो निकल चुका है। तो दोस्तों इतना समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब अच्छे खासे फंस चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि अमेरिकी विदेश नीति की तो मानो बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया हो। तो इतनी खुशी जो है वो हो रही है। अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है कि तर्ज पर वो चलता है, लेकिन खाड़ी के मामले में वॉशिंगटन बार बार वही गलती दोहरा रहा है। ईरान के इस नए और आक्रामक रुख ने व्हाइट हाउस के इन सलाहकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती हैं, जो दूर बैठकर कागजी रणनीतियां तैयार करते हैं और समझते हैं कि जमीन पर भी वही सब चल जाएगा। मध्यपूर्व अब बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। बात कोई छोटी मोटी नहीं है, कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, सीधे तनातनी का वो नया अध्याय है जिसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। अमेरिका और उसके जोड़ीदार इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए। उन्हें लगा कि वो दूर बैठकर हमले करेंगे और सामने वाला ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से देना उसे बखूबी आता है। इस पूरे बवंडर के केंद्र में ईरान का बड़ा और सनसनीखेज दावा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि कतर ने उसके 3 लड़ाकू विमानों पायलटों को पिछले करीब 6 महीने से अपनी कस्टडी में यानी बंदी बनाकर रखा हुआ है। ये वो दावा है जिसने खाड़ी के देशों की नींद उड़ाकर रख दी है और पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। कहानी की शुरुआत हुई है इस साल मार्च महीने से। शुरुआती दिनों में जब मिडिल ईस्ट का आसमान धमाकों की आवाज से गूंज उठा था, अमेरिका का दावा था कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था अभेद है, लेकिन ईरान के सुखोई 24 फाइटर जेट्स ने सीधे कतर में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों अल उदीद एयरबेस को अपना निशाना बनाया। बस फिर क्या था, ईरान ने भी पलटवार किया, कतर ने भी पलटवार किया और साथ ही फिर कतर ने ईरान के 3 सैनिकों यानी 3 पायलटों को अपने चंगुल में ले लिया।
दिया। ईरान की तरफ से यह सनसनीखेज खुलासा उनकी खर्च कमेटी के कमांडर ने किया है। कमांडर ने बहुत साफ शब्दों में बताया कि किस तरीके से उनके लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया और कैसे उनके पायलटों को कतरी सेना के हत्थे जो है वो चढ़ गए। बंदी बनाए गए इन तीनों पायलटों की पहचान भी अब दुनिया के सामने जो है वो आ चुकी है। अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में भी तूफान मच रहा है। ईरान का आरोप है कि कतर ने पिछले 6 महीने से इन तीनों पायलटों को दुनिया से बिल्कुल काट कर रखा हुआ है। ना तो इन्हें आपस में मिलने दिया जा रहा है और ना ही किसी को उनका इंटरव्यू लेने की इजाजत दी जा रही है। सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि इन 6 महीनों में इन पायलटों को अपने परिवारों तक से बात करने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि ईरानी अधिकारियों को भी उनसे मिलने की परमिशन नहीं दी गई है। इसे सीधा सीधा मानव अधिकारों का हनन माना जा रहा है। कतर की इस कशमकश और खामोशी के पीछे अमेरिका का कितना दबाव है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका अपने बेस पर हुए हमले की नाकामी को छिपाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। ईरान ने इस पूरे मामले में सीधे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का दरवाजा खटखटाया है और उनसे तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। ईरान का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि जब तटस्थ संस्थाएं इस मामले में आगे आए। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि जिनेवा कन्वेंशन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिनेवा कानून के तहत रेड क्रॉस को तुरंत इन पायलटों से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि उनकी सेहत की सही जानकारी दुनिया के सामने आ सके। ईरान की मांग है कि रेड क्रॉस न सिर्फ पायलटों को मेडिकल चेकअप करे बल्कि उनके जल्द से जल्द सुरक्षित रिहाई में भी मदद करे। अब देखना यह है कि मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाने वाला पश्चिम इस पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर अब मिडिल ईस्ट में जो है वो बवाल मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट के तमाम देश इसका खंडन कर रहे हैं। ईरान ने बहुत ही आक्रामक लहजे में साफ कर दिया है कि उनके ये फाइटर जेट्स कोई शौक में नहीं उड़े थे। ये सीधा और करारा जवाब था उन हमलों का जो अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर किए थे। ईरान का कहना है कि जो बोओगे वही काटोगे। अगर अमेरिका दूसरों के संप्रभु क्षेत्र पर हमले करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। फारस की खाड़ी के ऊपर हुआ यह टकराव इसी बात का सबूत है। तो 6 लंबे महीने तक इन तीनों पायलटों को लेकर अंधेरा छाया हुआ था। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या मर चुके हैं। लेकिन अब ईरान ने इस दावे ने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी। हालांकि इस पूरे दावे की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि कतर की सरकार ने इस पर बेहद संवेदनशील मुद्दे पर अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। कतर की एक खामोशी कई सवाल खड़े करती है। उधर दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में महीनों से जो बारूदी तनाव चल रहा था उसमें एक नया मोड़ आया है। समुद्र में जहाजों की आवाजाही को पटरी पर लाने के लिए ईरान और ओमान के हाथ जो है उन्होंने मिला लिया है। ईरान और ओमान के बीच समुद्री यातायात को मैनेज करने के लिए एक बेहद अहम समझौता हुआ है। दोनों देशों ने हॉर्मुज की संकरी पट्टी से गुजरने वाले जहाजों के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट यानी आने जाने के रास्ते तय किए हैं। इस समझौते के तहत व्यवस्था ये बनाई गई है कि ईरान की तरफ से आने वाले कमर्शियल जहाजों के ट्रैफिक को ईरानी एजेंसियां संभालेंगी, वहीं जो जहाज बाहर निकलेंगे उनकी पूरी निगरानी ओमान का तंत्र करेगा। दोनों देशों की टेक्निकल टीमें फिलहाल इस पूरे सिस्टम के संचालन, कम्युनिकेशन और पर्यावरण सुरक्षा के नियमों को अंतिम रूप दे रही है। बहुत जल्द दोनों देश इस पर एक साझा और औपचारिक बयान जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच ये है कि समझौता कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि चिराग घिसा और हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह दुनिया के लिए खुल गया। रास्ता भले बन गया हो लेकिन ताला अभी भी लटका हुआ है। ईरान ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी, सैन्य दबाव और बेतुके आर्थिक प्रतिबंध खत्म नहीं करता तब तक कमर्शियल जहाजों की पूरी तरीके से बहाली नामुमकिन है। सीधे शब्दों में कहें तो समुद्री रास्ते का नक्शा तो तैयार हो चुका है, लेकिन हॉर्मुज का दरवाजा पूरी तरह खोलने की चाबी अभी भी कूटनीतिक बातचीत और अमेरिका के रुख पर निर्भर करती है। अमेरिका अगर अपनी अड़ियल नीति नहीं छोड़ता तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर की कुल पेट्रोलियम सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। इसके अलावा भारी मात्रा में LNG गैस भी इसी रास्ते से दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। तो महीनों से जारी इस तनाव और समुद्री नाकेबंदी ने पूरी दुनिया के तेल बाजार में आग लगा रखी है। इंश्योरेंस की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब देखना ये होगा कि अमेरिका अपने इस बुने हुए जाल में कैसे बाहर निकलता है, या फिर खाड़ी का ये बारूद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी लपेट में ले लेता है। क्योंकि अमेरिकी नीतियों पर तंज कसते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अपना मकान कांच का हो तो दूसरों के पत्थरों से डरना चाहिए। वॉशिंगटन हर बार सोचता है कि वो अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत की लाठी घुमाकर पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचा लेगा, लेकिन खाड़ी के इस नए चक्रव्यूह ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे गणित बिगाड़ कर रख दिए हैं।
अमेरिका ने बड़े शोर से अपने पूरे मिडल ईस्ट में अपनी धाक जमाने के लिए अल उदीद जैसे विशाल मिलिट्री बेस बनाए थे, लेकिन ईरान के लड़ाकू विमानों ने उसी बेस की नाक में दम करके ये साबित कर दिया है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत अमेरिका के इन हाईटेक सुरक्षा दावों पर कितनी सटीक बैठती है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका अपने साथी कतर के पीछे छिपकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। 3-3 पायलटों को महीनों तक दुनिया की नजरों से दूर रखना और उन पर रहस्य का पर्दा डाले रखना, यही दिखाता है कि सुपर पावर अमेरिका अंदर से कितना बौखलाया हुआ है। ईरान का आरोप सिर्फ 3 पायलटों की कस्टडी तक सीमित नहीं है, ये सीधे तौर पर वॉशिंगटन की उस दोहरी नीति पर हमला है जो वो दुनिया भर को मानव अधिकारों की घुट्टी पिलाता है। लेकिन अब बात अपनी ही मिलिट्री ऑपरेशन की नाकामी की आती है तो जिनेवा कन्वेंशन को भी रद्दी का टुकड़ा बना देता है। कतर की मजबूरी भी जग जाहिर है। एक तरफ ईरान जैसा ताकतवर पड़ोसी है, दूसरी तरफ अमेरिकी नौसैनिक नौकेबंदी और सैन्य दबाव। कतर इस समय सांप छछूंदर की गति जैसी स्थिति में फंसा हुआ है, जहां सच बोलने पर अमेरिका नाराज होता है और चुप रहने पर ईरान का गुस्सा बढ़ता जाता है। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।